हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ उपस्थित हूं क्लास 10th का एक थोड़ा इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आनुवंशिकी क्लास 10th साइंस का। अब तक हमने दो पार्टों के बारे में, दो अध्यायों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला भोजन के बारे में पढ़ा, भोजन और उसके मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ा। फिर मानव के कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। और आज हम आनुवंशिकी का जेनेटिक्स लेकर उपस्थित है आपके सामने। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल सी जानकारी लेते हैं इस अध्याय के बारे में। देखिए क्या होता है इस अध्याय में। यह है अध्याय मेंडल। यह अध्याय पूरा मेंडल के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि आनुवंशिकी का जो जनक होता है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। जो आनुवंशिकी का जनक है वो मेंडल है। मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का फादर, आनुवंशिकी का पिता, जो भी अपन बोलते हैं संरक्षक, वो सब मेंडल को कहा जाता है। क्या होता है आनुवंशिकी, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आनुवंशिकी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आनुवंशिकी के बारे में। आनुवंशिकी क्या होती है देखिए। आनुवंशिकी होती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। यानी वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ते हैं, माता से बच्चों में जाते हैं, बच्चों से उनके बच्चों में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन लक्षणों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है विज्ञान की, उसे अपन आनुवंशिकी कहते हैं। इसे इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स। यह जेनेटिक्स शब्द बैटसन ने दिया। सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किसने किया था? बैटसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। देखिए आगे और क्या है। आगे पढ़ते हैं अपन पाठ के बारे में। फिर आता है वंशागत। अब अपन ने पढ़ा आनुवंशिक लक्षणों का, इस परिभाषा में पढ़ा आनुवंशिक लक्षणों का वंशागति होती है। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं देखिए, पढ़ते हैं। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? यानी वे लक्षण या वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, जाते हैं आगे से। यानी माता पिता के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वही बच्चों के अंदर आगे आते हैं। ऐसे गुण जो माता पिता से क्या आए? बच्चों में आए, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। हम नॉर्मल सामान्य भाषा में भी बोलता है कि ये तो अपने पिता जैसा है, बिल्कुल पिता की परछाया है, बिल्कुल उनके ये बेटी तो अपने माँ के जैसी है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें उस लड़के या लड़की के अंदर जो गुण हैं वो उसी के माँ बाप से दिखते हैं कि हाँ ये अपने पापा जैसा है, उसके मम्मी जैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिखने में वैसा है,
ये गुणों के आधार पर ऐसा है, यानी माता पिता से वो गुण कहीं ना कहीं उनके अंदर आए हैं। तो ऐसे गुण, आनुवंशिक लक्षण, ऐसे लक्षण या ऐसे गुण सॉरी ऐसे गुण या लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं या गमन करते हैं। यानी वे सभी गुण या ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाते हैं, गमन करते हैं, संचरण करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। देखिए, उसके बाद एक वर्ड और अपन देखते हैं जिसके बारे में, वंशागति। क्या होती है वंशागति? देखिए, वंशागति होती है इन आनुवंशिक लक्षणों का, इन आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन क्या कहलाता है? आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। वंशागति कहलाता है। यानी आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। इस वंशागति को हम जो है इंग्लिश में हेरेडिटी कहते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, वंशागति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेरेडिटी। हेरेडिटी कहते हैं, यानी हेरेडिटी क्या होती है? हेरेडिटी यानी वंशागति। इस हेरेडिटी शब्द का सबसे पहले उपयोग स्पेंसर ने किया था। स्पेंसर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था? सबसे पहले हेरेडिटी वर्ड का उपयोग किया था। तो ये सामान्य सी जानकारी थी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसमें अभी तक क्या पढ़ा अपन ने? आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इस मेंडल को कहते हैं, मेंडल का पूरा नाम है वो होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये भी एक दो बार सवाल पूछा गया है, मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है। देखिए आगे, आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन आनुवंशिकी कहते हैं। जेनेटिक, इसे इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक शब्द सबसे पहले किसने काम में लिया? बेटसन ने काम में लिया था। फिर आनुवंशिक लक्षण, ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। उन्हें अपन आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। यानी ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, गमन करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। वंशागति क्या होती है? आनुवंशिक लक्षणों
का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, गमन करना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। आनुवांशिक गुणों का जनक पीढ़ी यानी माता पिता से संतति पीढ़ी यानी उनके बच्चों में जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। वंशागति को इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं और यह हेरिडिटी शब्द स्पेंसर ने दिया था, अब अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं मेंडल के बारे में। बहुत ही इजी पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बस छोटे सवाल इसमें से बनते हैं। देखिए आगे मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल का पूरा नाम था, वो था ग्रेगर सॉन मेंडल। इन्हें क्या कहा जाता था, कहा जाता है आनुवंशिकी का, इन्हें आनुवंशिकी का क्या कहते हैं, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं, आनुवंशिकी का संरक्षक कहते हैं। तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। देखिए मेंडल ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो एक चर्च में पादरी के रूप में रहे। पादरी यानी जैसे हमारे मंदिरों में पंडित होते हैं, वैसे ईसाइयों के चर्च में पादरी होते हैं। वो पादरी के रूप में कार्य किया। उन्होंने लगभग उस पादरी के रूप में कितने सालों तक कार्य किया था, 10 साल तक कार्य किया। 10 वर्ष तक कार्य किया था उन्होंने। 10 साल तक लगातार वहां काम करते रहे और वहां चर्च के बाहर, चर्च में ही रहते थे और चर्च के बाहर एक था, क्या था, बगीचा था। वहां उन्होंने अपने प्रयोग किए, आनुवंशिकी के प्रयोग किए। वह बगीचा था मटर उद्यान था वहां पर वो उन्होंने प्रयोग किए। और कौन से पौधे पर किए थे, मटर के पौधे पर किए थे। 10 साल तक की कड़ी तपस्या के बाद क्या हुआ, वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उनको जो भी निष्कर्ष मिला उन्होंने अच्छे से अपने किताबों पर लिख दिया, कॉपियों में अपने लिख दिया, नोट कर लिया, ठीक है। फिर उस समय जो चलती थी, क्या चलती थी, एक लंदन इंग्लैंड के अंदर एक पत्रिका चलती थी, ठीक है। नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये एक पत्रिका थी, कौन सी, ये पत्रिका थी, यानी जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान पत्रिका या अखबार आते हैं, वैसे ही वहां पर एक ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पत्रिका थी लंदन में। मेंडल की जो पुस्तक का नाम था, बुक का नाम जिसमें उन्होंने अपने सारे लेख अभिलेख लिखे थे, उसका नाम था पादप संकरण पर मेरे प्रयोग। पादप संकरण पर मेरे प्रयोग, सॉरी मेरे नहीं है, प्रयोग, सिर्फ प्रयोग है, पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग, ये उनकी किताब थी। और समय समय पर इन्होंने क्या किया, अपने किताब के जो निष्कर्ष थे वो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में दिया। उन्होंने बताया, अपने प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ ना कुछ पौधों में ऐसे गुण होते हैं, पौधों में या जीवों में क्या होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से कहा जाते हैं दूसरी पीढ़ी में आगे गमन करते हैं, ऐसे गुण होते हैं, ये बताया था मेंडल ने। तब वहां की सोसाइटी वालों ने, लोगों ने, दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा है ऐसा कुछ थोड़ी होता है, कोई ऐसा नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई गुण आगे नहीं जाते हैं। लेकिन मेंडल ने क्या किया, इसमें अपने लेख छपवाए। जब लोगों ने इनको पढ़े तो उन्होंने नकार दिया बिल्कुल इस चीज को, सिरे से ही, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ नहीं जाता है, कोई गुण नहीं आता है, ऐसे ही पागल बना रहा है तो
कुछ नहीं होता ऐसा। तब उसके बाद लोगों ने माना नहीं और ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हो गई, मर गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनके मृत्यु के लगभग 18 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक आए। 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए। एक था ह्यूगो डेवरीज, दूसरा था कार्ल कोरेंस और तीसरा था एरिक वॉन सेरमेक। ये 3 वैज्ञानिक आए और इन्होंने क्या किया, देखो ये 3 वैज्ञानिक आए लगभग 18 वर्ष बाद, इनकी मृत्यु के 18 वर्ष बाद। तब तक कई सारी तकनीकें और हो गई, विकसित हो गई। ठीक है। तो तकनीक विकसित हो गई, मशीनें विकसित हो गई, तब इन्होंने भी प्रयोग किए और इनको जो प्रयोग के निष्कर्ष मिले इन 3 वैज्ञानिकों को, वो बिल्कुल हूबहू मेंडल ने जो निष्कर्ष बताए थे वैसा ही निकले, बिल्कुल वैसा कि हाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। इनका भी निष्कर्ष ये निकला कि हाँ गमन करते हैं, माता से बच्चों में जाते हैं, माता पिता से बच्चों में जन्म, जो गुण होते हैं वो गमन करते हैं। सेम तीनों वैज्ञानिकों को मिला निष्कर्ष। तब इन्होंने जाकर इन्हीं ब्रूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वाली पत्रिकाओं को, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको बताया, जाके क्या बताया कि अरे हमने जो प्रयोग किए ना आज के लेटेस्ट तकनीकों से, उनके जो रिजल्ट है ना वो मेंडल के रिजल्ट से ही मिलते हैं। हम तो अभी कर रहे हैं, मेंडल ने ये लगभग 20 साल पहले ही बता दिया है कि तो अब हम क्या करें। खोज तो आपने की और लेकिन आपसे पहले तो मेंडल ने की है, अब वो तो मर भी गए, अब इसका क्या करें। तब बड़े बड़े अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने कहा कि मेंडल की याद में हम एक शाखा बनाते हैं जिसका नाम रखा आनुवंशिकी, और इस आनुवंशिकी का जनक को उपाधि दी गई, आनुवंशिकी के जनक के रूप में वो दी गई किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकी का जनक के रूप में उपाधि दी गई। और मेंडल ने जो प्रयोग किया उसका नाम रखा मेंडलवाद। क्या नाम रखा था, मेंडलवाद प्रयोग नाम रखा था। लेकिन ये आए फिर उस टाइम तो मेंडल के सभी ने नकार दिया था, तो इन 3 वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किया उन्होंने भी अपने प्रयोग का नाम मेंडलवाद ही रखा, लेकिन बोला नव मेंडलवाद। क्या बोला इसे, नव मेंडलवाद बोला कि हाँ ये नए तकनीक और नए वैज्ञानिक थे, इसलिए इन्होंने अपना नाम नव मेंडलवाद और मेंडल के प्रयोगों का नाम क्या रखा, मेंडलवाद किया। देखिए आगे, तो अब तक हमने पढ़ा, वापस देखें मेंडल के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त ली, उसकी जीवनी के बारे में, क्या आनुवंशिक जनक किसे कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया वो मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जर्मनी के एक चर्च के, लंदन या जर्मनी के एक चर्च में पादरी के रूप में रहे। जैसे मंदिरों में पंडित होता है वैसे ही चर्च में क्या होता है, पादरी होता है। वहाँ एक उद्यान मटर का बगीचा था, वहाँ मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए। अगर पूछ ले 1 नंबर के सवाल में, आधे नंबर के सवाल में कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए, तो मटर पर किए। और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी पादप संकरण पर मेरे प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग, और अपने जो भी निष्कर्ष निकलते वो अपनी इस पुस्तक में लिखते रहते। फिर जब ये निष्कर्ष पर पहुंचे तब उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, एक पत्रिका निकलती है लंदन में, उसमें ये अपने छपवाने लगे। जब अन्य वैज्ञानिकों को क्या पता चला कि अच्छा ये मेंडल है, कोई वैज्ञानिक जो क्या बोल रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, तब वहां के वैज्ञानिकों ने, दूसरे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बिल्कुल नकार दिया इस बात को, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के लगभग 18-20 साल बाद 3 वैज्ञानिक और आए, हुगो डी वेरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन सेरमेक।
इन्होंने कहा, इन्होंने प्रयोग किए, जो भी निष्कर्ष निकले इन्होंने बताए, और इन्होंने कहा कि अरे जो भी था मेंडल ने कहा वो सब कुछ सही था, तो अब क्या करें। तो मेंडल को एक उपाधि दी गई, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक बोला गया उनकी याद में। या आनुवंशिकी एक शाखा का, जेनेटिक्स एक शाखा का निर्माण हुआ था। अब मेंडल के प्रयोगों को मेंडलवाद कहते थे, इन्होंने नई तकनीक और नए दूसरे पौधे पर प्रयोग करके बताया, तो इसलिए इसको नव मेंडलवाद कहते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट सवाल जिनसे सवाल पूछा जाता है। देखिए पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो क्या है, देखो, जिनसे आने की संभावना ज्यादा है कि मेंडल की सफलता के कारण लिखे। तो टोटल 3 कारण होते हैं जो मेंडल के सफलता के कारण बने। क्योंकि सफलता के कारण इसलिए पूछा जाता है कि मेंडल कोई पहला व्यक्ति नहीं था जिसने ऐसे गुणों पर प्रयोग किए हो, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली, तो फिर मेंडल पहला व्यक्ति नहीं था और बाकी सारे दूसरे वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिली। तो इसने ऐसा क्या खास किया मेंडल ने कि जिसके कारण इसको सफलता मिली और किसी को मिली नहीं। तो इसकी सफलताओं के 3 कारण मुख्य थे। कौन कौन से, देखो। पहला कारण था, एक समय में एक गुण की वंशागति का अध्ययन। मेंडल ने बहुत ही संयम रखा और एक समय में एक गुण के बारे में ही अध्ययन किया। एक गुण के बारे में अध्ययन किया, इसका मतलब कि हाँ, अगर पौधा मटर का है और मटर के पौधे का कोई एक ही गुण वो ध्यान में रखता था। सिर्फ फसल बोई, ठीक है, मटर की, उसके बाद अगली पीढ़ी जो उसके बीजों से फसल होगी, उसके बाद जो बीजों से फसल होगी वापस, तो उसमें वो सिर्फ एक ही गुण का अध्ययन करता था कि हाँ, ये पहला जो पौधा हमने बोया है वो लंबा है, तो आने वाला पौधा भी लंबा है, पौना है, कैसा है, बाकी उसकी फली कैसी है, फूल का रंग कैसा है, तने का रंग कैसा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं थी। उसने सिर्फ एक समय में एक ही गुण का अध्ययन किया और यही उसकी सफलता का मेन कारण बना। दूसरा, उसका जो निर्णय या जो निष्कर्ष था, उसने उसका सावधानी पूर्वक क्या किया, सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। यानी सांख्यिकीय विश्लेषण का मतलब है कि संख्या में अच्छी तरीके से विश्लेषण किया। अगर वो 10 पौधे बोता था और आने वाली पौधों में 5 पौधे लंबे होते तो 5 ही वो लंबे लिखता, अगर 3 बोने थे तो 3 बोने ही लिखता। सावधानी पूर्वक अपने निर्णय का, अपने निश्चय का, अपने निष्कर्षों का किया। दूसरा था, आगे देखिए, तीसरा था कि उसने पौधे का चयन सावधानी पूर्वक। पौधे का चयन भी क्या किया, एकदम सावधानी पूर्वक किया है। मटर का पौधा था वो 1 वर्षीय पादप था, ठीक है, 1 वर्ष में उसकी सारी फसलें आ जाती थी, लेकिन इसीलिए उसने सावधानी पूर्वक उस पौधे का चयन किया। अगर वो नीम का पौधा ले लेता तो क्या होता, नीम का पौधा 20 साल में एक बार बड़ा होता है, फिर उसके जो बीज आती है, निम्बोली आती है। अब 20 साल में अगर वो अपने जीवन काल में शुरू से पैदा होते ही अगर वो इस प्रयोग में लगता ना, तो भी 60-70 साल की वो उम्र में मरा, तो सिर्फ 3 पीढ़ियां उस नीम के पौधे की देख सकता था, इससे ज्यादा नहीं देख सकता था। लेकिन पौधे का चयन उसने सावधानी पूर्वक किया, क्योंकि पौधा था जो मटर था, 1 वर्षीय पादप था, तो सालों साल उसकी फसलें आती थी।
जिससे उसने 10 साल प्रयोग किया, यानी कि 10 क्रमिक फसलों पर उसने अध्ययन किया। तो मेंडल की सफलता के ये 3 कारण थे, जिसमें पहला था एक समय में एक ही गुण की वंशागति का अध्ययन, ठीक है। दूसरा है निष्कर्षों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण और नोट करना अच्छे से। पौधे का चयन सावधानी पूर्वक किया। ये सवाल कई बार पूछा गया है। आगे सवाल अपने को पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या होता है। मेंडल की सफलता के कारण तो आ गई। अब अगला सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? क्यों चुना? यानी पौधे तो दूसरे भी कई थे, नीम का था, बबूल का था, और भी कई पौधे थे, लेकिन मटर में के पौधे में ऐसी क्या खासियत थी जिसके कारण उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया? तो देखिए, पहला ये 1 वर्षीय पादप था। क्या था? 1 वर्षीय पादप था। सबसे बड़ा कारण 1 वर्षीय पादप का मतलब कि हाँ, इसकी फसलें थी वो 1 साल में परिपक्व होकर आ जाती थी। उस फसल के बोने पर अगर आज हमने बोया है तो साल भर के अंदर अंदर क्या हो जाता है, उसकी फसल उग जाती और फल फूल सब कुछ लग जाते थे, ठीक है। तो 1 वर्षीय पादप था। बाकी जो पादप थे वो बहुत ही बड़े पादप होते थे और ज्यादा दीर्घ आयु के पादप होते थे, जिसमें फल फूल आने में काफी टाइम लगता था। दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। इसमें जो फूल आते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब जो नर व मादा होती हैं वो दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। एक ही पुष्प में जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक के रूप में होते हैं पुमंग और मादा युग्मक के रूप में होते हैं जायान। पुमंग होता है पुंकेसर पर, पौधे की बात कर रहा हूं मैं, पुंकेसर पर, और जायान होता है स्त्री केसर पर। तो ये दोनों ही एक ही पौधे में होते थे। ये दोनों लिंग एक ही पुष्प में होते थे, इसलिए इसका पुष्प जो होता था वो द्विलिंगी होता था, जिसके कारण दोनों में आराम से क्या हो जाता, स्वपरागरण आराम से हो जाता। यानी अपने आप पुंकेसर से जो पराग कण गिरते कहाँ, जायान पर, स्त्री केसर पर, और नया बीज नया फूल पौधा बना लेते थे। तीसरा इंपॉर्टेंट गुण है वो है विपुंसन विधि द्वारा। विपुंसन विधि द्वारा पर परागण सरल था। इस पौधे में जो विपुंसन विधि होती है, एक जिसमें एक पौधे के जो पुंकेसर से पराग कोश से पराग कण लेकर दूसरे पौधे तक ले जाना आसानी, दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर तक, वर्तिकाग्र तक ले जाना बहुत ही आसान होता था। विपुंसन विधि द्वारा सरलता से पर परागण किया जा सकता था, इसीलिए इस पौधे का चयन किया। फिर आगे है चौथा ये गुण था कि इसमें स्पष्ट दिखाई देने वाले विप्रियासी लक्षण थे। स्पष्ट दिखाई देने वाले विप्रियासी लक्षण थे, अर्थात क्या होता था कि इस पौधे में क्या थे, एकदम साफ साफ दिखाई देने वाले इसमें क्या थे, विप्रियासी लक्षण उपस्थित थे। तो मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? उसके 4 कारण थे कि मटर का पौधा वो था 1 वर्षीय पादप था, दूसरा ये द्विलिंगी पुष्प था। द्विलिंगी पुष्प का मतलब इसमें नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में
होते थे। जो नारियोमक पुमंग और जायांग होते थे, पुंकेसर व स्त्री केसर एक ही पुष्प में उपस्थित होते थे, जिसके कारण स्वपरागण आसानी से हो जाता। फिर विपुंसन विधि द्वारा पर परागण सरल था। अगर कोई पौधे में एक लिंगी पौधा होता मटर का, जिसमें एक फूल पर एक ही लिंग होता है, स्त्री केसर या पुंकेसर, और दूसरे किसी पौधे पर या दूसरे किसी उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर स्त्री केसर होता, तो दोनों के बीच विपुंसन विधि द्वारा सरलता से क्या करवा सकते हैं, अपन पर परागण करवा सकते हैं। फिर स्पष्ट दिखाई देने वाले विपर्यासी लक्षण है। इसमें लगभग मेंडल मटर के पौधे में स्पष्ट दिखाई देने वाले विपर्यासी लक्षण है, यानी किसी माइक्रोस्कोप की सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं थी देखने के लिए, अपन सरलता से आंखों से ही देख सकते हैं। जैसे कोई फसल बड़ी है या बोनी है, लंबी है या बोनी है, अपन आंखों से देख के बता सकते हैं। फली का रंग कैसा है, पीला है या हरा है, आंखों से ही पता चल जाता है, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये है आज अपन ने पढ़ा मटर के पौधा चुनने का कारण। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देता हूं, परागण के बारे में। क्या होता है परागण? होता है पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये होता है परागण। फिर क्या होता है परागण? अब ये परागण यानी परागकण जो पुंकेसर पर पाए जाते हैं, वो उड़कर या किसी भी तरीके से क्या हो, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण में क्या होता है कि अपने आप जो पुंकेसर, स्वपरागण में क्या होता है कि जो पराग कण होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप पुंकेसर से कहां चले जाते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, अपने आप पहुंचते हैं, न किसी की सहायता होती है, ना कोई बात, अपने आप ही चले जाते हैं। पर परागण क्या होता है? पर परागण होता है किसी की सहायता चाहिए होती है, पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी की सहायता चाहिए होती है, और ये सहायक कारक बनते हैं वायु। कईयों के परागकण हल्के होते हैं जो क्या करते हैं, वायु के साथ उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे पर या एक फूल से दूसरे पौधे पर चले जाते हैं। जल के रूप में कई पौधे जल में पाए जाते हैं, उनमें जो परागकण होता है वो किस प्रकार होता है, उनके परागकण जल पर तैरते हुए कहाँ चले जाते हैं, एक फूल से दूसरे फूल या एक पौधे से दूसरे पौधे तक। कीट द्वारा यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन पर चिपक कर, जो भंवरे होते हैं उन पर चिपक कर भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो अब तक हमने इस पाठ में आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा अपन ने इस पाठ में अब तक आनुवंशिकी के बारे में? तो इस पाठ में अपन ने आनुवंशिकी के बारे में ये पढ़ा कि जो आनुवंशिकी का जनक है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों की गमन का अध्ययन किया जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करने वाले आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और आनुवंशिकी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। उस जेनेटिक्स की जो सर्वप्रथम उस नाम का जो प्रयोग था, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? बैटसन ने किया था। फिर आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण या वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, गमन करते हैं। नेक्स्ट, फिर वंशागति के बारे में हमने देखा, यानी वे लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, यानी आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। इसे
इस वंशागति को क्या इंग्लिश में हम हेरिडिटी बोलते हैं, और हेरिडिटी वर्ड दिया था स्पेंसर ने दिया था। मेंडल ने कई अपने एक चर्च में, इंग्लैंड के लंदन के चर्च में एक पादरी के रूप में वह था, और 10 साल तक उसने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, ठीक है। और मटर के पौधे पर प्रयोग करके उसने कई सारे निष्कर्ष निकाले और अपनी एक पुस्तक लिखी पादप संकरण पर प्रयोग, और उसे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पत्रिका निकलती थी, वहां उसने उसको सौंप दिया, वहां उसने छपवाता रहा। लेकिन उस टाइम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को सिरे से ही क्या कर दिया, नकार दिया बिल्कुल, कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप लोग के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई लक्षण गति करते हैं। उसके बाद मेंडल की मृत्यु हो गई। फिर 3 वैज्ञानिक आए, हुगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमैक और कार्ल कॉरेंस। इन तीनों वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किए लेटेस्ट टेक्निक और नए पौधे के साथ। तब उनको जो निष्कर्ष प्राप्त हुए वो सेम के सेम निष्कर्ष किसे प्राप्त हुए, वो सेम के सेम निष्कर्ष प्राप्त हुए थे इनको, अपने मेंडल को प्राप्त हुए थे। तब उन्होंने जाकर उन्हीं वैज्ञानिकों को बोला कि भाई जो हम जो प्रयोग कर रहे हैं, जो निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं, वो तो मेंडल को भी प्राप्त हुए थे, पर अपन ने माने नहीं। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो भाई मेंडल को एक आनुवंशिकी की शाखा बनाई, जिसे आनुवंशिकी कहते हैं, विज्ञान की शाखा, जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों की अध्ययन किया जाता है। और मेंडल को सम्मान के रूप में उस आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ये उपाधि आनुवंशिकी के जनक के रूप में उपाधि दी मेंडल को। अब मेंडल ने सफलता, बाकी कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, लेकिन मेंडल को ही सफलता क्यों मिली, उसके कई कारण थे। जिसमें पहला कारण, उसने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा, जो भी उसको निष्कर्ष मिले उसको सांख्यिकीय विश्लेषण सावधानी पूर्वक किया। और तीसरा, पौधे का चयन सावधानी पूर्वक किया। उसके बाद मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, दूसरा कोई और पौधा चुन लेता, लेकिन मटर का पौधा ही क्यों चुना, क्योंकि वह पौधा था 1 वर्षीय पादप था, हर साल नई फसलें आ जाती थी। उसकी द्विलिंगी पुष्प था, उसमें जो फूल लगते थे वो द्विलिंगी पुष्प होते थे, जिसके कारण स्वपरागण आसानी से हो जाता। फिर उसमें विपुंसन विधि द्वारा पर परागण भी आसानी से हो जाता है। फिर चौथा कारण था कि स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले विपर्यासी लक्षण थे, यानी आंखों से अपन देख सके ऐसे विपर्यासी लक्षण उसमें उपस्थित थे। इसके आगे अपन और पढ़ेंगे, इस पार्ट में लेके आएंगे आनुवांशिक शब्दावली, कुछ 15-20 की परिभाषाएं हैं इस पार्ट में से, जिसमें हर साल कोई ना कोई 20 परिभाषाओं में से 1 नंबर के सवाल में एक परिभाषा जरूर आती है। और उसके बाद मेंडल ने अपने इन प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। उनके बारे में पढ़ेंगे, और इन नियमों की महत्व क्या है विज्ञान के अंदर, उनके बारे में भी हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।